बच्चों इस वक्त आपके सामने जो सवाल है वो जो नवनीत का क्वेश्चन बैंक आपको मिला हुआ है ना, उसमें कृति पत्रिका 3 में प्रश्न 5 का पहला सवाल है। यदि किसी आयत की लंबाई 1 मीटर बढ़ाने तथा चौड़ाई 2 मीटर घटाने पर उसके क्षेत्रफल में 20 वर्ग मीटर की कमी होती है। यदि आयत की लंबाई 3 मीटर घटाने पर और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में 12 वर्ग मीटर की वृद्धि होती है, तो हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों 2 शर्त रखी गई है। पहली जो शर्त है वो ये है कि आयत की लंबाई को 1 मीटर बढ़ाया गया है और चौड़ाई को 2 मीटर घटाया गया है, जिसकी वजह से क्षेत्रफल में 20 वर्ग मीटर की कमी हो रही है। दूसरी शर्त जो बताई गई है ये कि आयत की लंबाई जब 3 मीटर घटाई गई और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ाई गई, ऐसे में क्षेत्रफल में 12 वर्ग मीटर की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इन दोनों जानकारियों के आधार पर हम जो गणितीय स्वरूप है वो प्राप्त करेंगे और उनसे हमें 2 समीकरण प्राप्त होंगे। तो जब दोनों समीकरण आपको प्राप्त हो जाएंगे तो युगपत समीकरण में जिस तरह से आपने समीकरणों को हल किया है ना निरसन पद्धति से, उस तरह से आपको उन 2 समीकरणों को हल करना होगा। आगे बढ़ने से पहले एक और रिमाइंडर ये है, आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई ये आयत का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि यहाँ प्रश्न में आयत की लंबाई बढ़ाने पर चौड़ाई घटाने पर क्षेत्रफल पर ही असर आ रहा है। क्षेत्रफल में 20 वर्ग मीटर की कमी हो रही है और यहाँ पर जब ये वाला काम किया गया है, यानी कि लंबाई 3 मीटर घटाकर और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ाई गई है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। किस में वृद्धि हुई है? क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। और यहाँ पर कमी किस में हुई है? क्षेत्रफल में। इसीलिए आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए सवाल कैसे हल होगा। आयत की लंबाई, क्योंकि हमें लंबाई और चौड़ाई का ही मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लंबाई को x और चौड़ाई को हम क्या मानेंगे? y। लंबाई को हमने माना x और चौड़ाई को माना है y। अब प्रश्न में पहली शर्त क्या बता रही है कि आयत की लंबाई को 1 मीटर बढ़ाया गया और चौड़ाई को 2 मीटर घटाया गया। तो बच्चों जब लंबाई को हम 1 मीटर बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने लंबाई को x माना है और 1 मीटर बढ़ाने के बाद वो क्या हो जाएगा? x धन 1 हो जाएगा। इसलिए आपको इस तरह से लिखना है कि आयत की लंबाई 1 मीटर बढ़ाने पर x धन 1। उसी प्रकार जब चौड़ाई को 2 मीटर घटाया जाएगा तो क्या होगा? आयत की चौड़ाई 2 मीटर घटाने पर ये हो जाएगा y ऋण 2, क्योंकि आपने चौड़ाई को y माना है तो y में 2 मीटर घट रहा है, इसीलिए y ऋण 2। और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र जो कि मैंने आपको बताया लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई हमने क्या माना है? x माना है और चौड़ाई को क्या माना है? y माना है। तो इस तरह से जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा? xy। लेकिन इस नई लंबाई और नई चौड़ाई के साथ देखिए आगे क्या होता है। जब हम जब लंबाई को 1 मीटर बढ़ाते हैं और चौड़ाई को 2 मीटर घटाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है? क्षेत्रफल जो होता है उसमें 20 वर्ग मीटर की कमी आती है। अगर आप भूल गए हो तो एक बार फिर से प्रश्न देख लो। लंबाई को जब हमने 1 मीटर बढ़ाया, चौड़ाई को 2 मीटर घटाया, तो क्षेत्रफल में कितनी कमी हो रही है? 20 वर्ग मीटर की कमी हो रही है। इसलिए देखिए लंबाई को हमने 1 मीटर बढ़ाया, चौड़ाई को 2 मीटर हमने कम किया, जिसकी वजह से क्षेत्रफल यानी कि xy में 20 वर्ग मीटर की कमी हो रही है। इसलिए क्षेत्रफल में से हमें क्या घटाना है? 20 को घटाना होगा। तो इस तरह से गणितीय स्वरूप बनेगा बच्चों। लंबाई में 1 मीटर बढ़ाने पर और चौड़ाई में 2 मीटर घटाने पर क्षेत्रफल जो हो, एक्चुअल क्षेत्रफल जो है उसमें 20 वर्ग मीटर की कमी हो रही है। इसीलिए ये समीकरण तैयार हो रहा है। x धन 1 गुणे y ऋण 2 बराबर xy ऋण 20। ठीक है, अब हमें इसी को हल करना है। कैसे हल करेंगे बच्चों? गुणा करना है दोनों ब्रैकेट्स में। कैसे गुणा करते हैं? एक कोष्ठक के पदों को आप इस तरह से ब्रेक कर लीजिए। अब x का गुणा इस पूरे कोष्ठक के साथ होगा और धन 1 का गुणा पूरे इस कोष्ठक के साथ होगा। देखिए इस तरह से। और राइट हैंड साइड सेम है यहाँ पर,
अब गुणा कर रहे हैं तो x और y का जब गुणा होगा तो क्या आएगा, xy आएगा। माइनस है तो माइनस आएगा। 2 और x का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा, 2x आएगा। प्लस है तो प्लस आएगा। यहाँ पर 1 और y दोनों के पास प्लस साइन है, इसीलिए यहाँ पर आपको +1y दिख रहा है। अब ऋण 2 का गुणा जब धन 1 के साथ होगा तो क्या आएगा, ऋण 2 ही आएगा। बाकी राइट हैंड साइड सेम है, बराबर, सब सेम है। अब आगे देखो कैसे हल करते हैं। यहाँ पर -2x और 1y का पक्षांतरण नहीं किया गया है, इन्हें यहीं रखा जा रहा है, जबकि xy और ऋण 2 का पक्षांतरण करके हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, जिससे ये वाला xy जो है, ये xy पक्षांतरण होने के बाद ऋण xy बन जाएगा, और ऋण 2 का पक्षांतरण होने के बाद क्या बन जाएगा, धन 2। दिख रहा है आपको। इसकी वजह से ये वाला जो पद है ये आपको सेम उतारना है, और ये दोनों पद जो आए हैं ये पक्षांतरण होने के बाद आए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है। किसका, x, यहाँ पर धन xy है और यहाँ पर ऋण xy है, इसीलिए दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, ऋण 20 और ये जो धन 2 है, इनका जब हम जोड़ करेंगे तो हमें मिलता है ऋण 18। हमें क्या मिलता है, ऋण 18, यह प्राप्त होगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो ये मौजूद है घटक, यही समान घटक यहाँ पर आपको दिखलाई दे रहे हैं। इसके बाद ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ, इसे हम क्या कहेंगे, समीकरण क्रमांक 1, जो आपके सवाल की पहली शर्त के अकॉर्डिंग आपको मिला हुआ है ये समीकरण। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी शर्त क्या कह रही थी बच्चों प्रश्न में, कि जब लंबाई को 3 मीटर घटाया जाता है और चौड़ाई को 4 मीटर बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल में 12 वर्ग मीटर की बढ़ोतरी होती है। तो लंबाई को जब हम 3 मीटर घटाएंगे तो लंबाई क्या है हमारी, x है, उसमें से 3 मीटर घटाने पर बन जाएगा x ऋण 3। वैसे ही जब चौड़ाई को 4 मीटर घटाएंगे तो घटाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे। चौड़ाई को जब हम 4 मीटर बढ़ाएंगे तो चौड़ाई क्या बन जाएगी, y धन 4 बन जाएगी, क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं और इसकी इकाई मीटर बनेगी बच्चों, ठीक है ना। y धन 4 मीटर है और x ऋण 3 मीटर है। अब प्रश्नानुसार जब ऐसा किया जाता है तो क्षेत्रफल में 12 वर्ग मीटर की बढ़ोतरी होती है, इसीलिए लंबाई और चौड़ाई जब हम गुणा करेंगे तो जो मूल क्षेत्रफल है यानी xy, उसमें 12 वर्ग मीटर इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए समीकरण इस तरह से तैयार होगा। समझ आ रहा है। इसके बाद हमें इसे हल करके समीकरण प्राप्त करना है। हल कैसे होगा पता है आपको, एक कोष्ठक को आपको 2 टुकड़ों में लेना है। ये पहला टुकड़ा इधर है और दूसरा टुकड़ा आपको देखिए इधर दिख रहा है। बाकी दूसरा कोष्ठक यहाँ लिया गया, यहाँ लिया गया। अब हमें क्या करना है, इसे गुणा करना है। राइट हैंड साइड हमारा समान है यहाँ पर। अब x का गुणा y के साथ हो रहा है तो xy, धन है तो धन, 4 का गुणा x के साथ हो रहा है तो 4x और आ रहा है। इसके बाद ऋण 3 और y का गुणा होगा तो ऋण 3y, और धन 4 और ऋण 3 का गुणा होगा तो ऋण 12, यह आएगा। ठीक है, बाकी राइट हैंड साइड सेम ही है यहाँ पर भी। अब इसके बाद हम करेंगे पक्षांतरण किसका, xy का और ऋण 12 का, xy का और ऋण 12 का। हम ये पक्षांतरण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में देखो xy दिख रहा है और धन 12 दिख रहा है, क्योंकि ये सजातीय पद है। कौन, xy और xy सजातीय पद हैं, इसीलिए, और 12 और ऋण 12 भी सजातीय हैं, इसलिए ये दोनों का पक्षांतरण हम करेंगे। पक्षांतरण करने से क्या होगा बच्चों, ये जो धन xy आपको दिख रहा है, ये पक्षांतरण होने के बाद यहाँ पहुँच गया क्या बनकर, ऋण xy बनकर, और जो ऋण 12 है वो राइट हैंड साइड में पहुँचने के बाद बन जाता है धन 12। अब आगे क्या होगा, ये जो घटक है ये आपको समान दिख रहे हैं ना, ये वही घटक है। बाकी ये जो 2 घटक है पक्षांतरण होने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं। अब आगे आपको करना होगा कैंसिलेशन,
क्यों? क्योंकि एक एक्स वाई के पास प्लस साइन है और दूसरे एक्स वाई के पास माइनस साइन है, इसलिए ये कैंसिल हो रहे हैं। बाकी लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 4x - 3y बचा है। अब नीचे देखिए क्या है स्टेप, 4x - 3y और यहाँ पर ये धन 12 और ये धन 12 का जोड़ होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 24। ये बना हमारा समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को लेकर करना है हल। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 बच्चों ये जो उतारा गया है ना यहाँ पर, यही समीकरण 1 हमें प्राप्त हुआ था। अगर ध्यान ना हो तो देख लेते हैं। समीकरण 1 हमें क्या प्राप्त हुआ था, ऋण 2x धन 1y बराबर ऋण 18, ये समीकरण 1 था। और समीकरण 2 क्या था, 4x ऋण 3y बराबर 24, ये समीकरण 2 था। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे साथ में रखकर। देखिए समीकरण 1 यहाँ है और 2 यहाँ पर है, दिख रहा है आपको। अब हमें इन दोनों समीकरणों को हल कैसे करना है, क्योंकि जब देखिए इस तरह के समीकरण को जब भी हल किया जाता है तो निरसन करने के लिए हमें किसी भी एक पद को समान करना होता है और उनके चिन्हों को विरोधी करना होता है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, नीचे की ओर आपको समीकरण 2 में क्या दिखलाई दे रहा है, ऋण 3y दिख रहा है। ऊपर की ओर यहाँ पर धन y दिख रहा है, क्योंकि y जो है इसका गुणज कौन है, 1 है। और नीचे की तरफ y के पास गुणज कौन उपलब्ध है, 3 उपलब्ध है। इसीलिए क्योंकि इस y के गुणज को भी हमें 3 बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण में 3 से गुणा करेंगे। किस में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, ताकि ये जो y है ये 3y में कन्वर्ट हो जाए। जब हम गुणा करते हैं ना बच्चों, तो केवल y से नहीं करते, पूरे समीकरण में 3 का गुणा करते हैं, अकेला y नहीं। y इस समीकरण का भाग है, इसीलिए समीकरण के सभी पदों में 3 का गुणा होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पर 3 का गुणा कर रहे हैं। 3 का गुणा -2x के साथ होगा तो -6x आएगा। यहाँ पर 3 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो +y के साथ होगा तो +3y आएगा। और 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर -18 के साथ होगा तो -54 आएगा। बाकी नीचे जो समीकरण है, क्योंकि इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है, तो हम इस समीकरण में किससे गुणा करेंगे, 1 से। समीकरण 2 में हम केवल 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बदलाव नहीं करना है। और देखिए समीकरण 2 जो है वो सेम आपको वही प्राप्त हुआ है, क्योंकि आपने 1 से गुणा किया है। इसके बाद आपको मैंने एक और बात कही, निरसन के लिए जब आप दोनों पदों को समान कर लेते हैं, उसके बाद आपको उनके साइन को देखना है कि क्या साइन उनके अपोजिट हैं। तो यहाँ पर एक 3y के पास पहले से प्लस साइन है और दूसरे 3y के पास माइनस साइन है। तो ऐसे में क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास विरोधी चिन्ह हैं। और आगे देखिए, ये तो हो गए कैंसल। अब बात करेंगे इसकी, ऋण 6x है और नीचे 4x है, क्योंकि हमने ये समीकरणों को जोड़ा है मतलब यहाँ पर दोनों समीकरण जुड़ रहे हैं। ये चीज़ मुझे आपको कैंसिल करने से पहले बतानी थी। हम दोनों समीकरणों को जोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर चिन्हों में कोई बदलाव नहीं करना है, हमारे पास पहले से विरोधी चिन्ह उपलब्ध हैं, इसलिए हम जोड़ रहे हैं। यदि हमें इन चिन्हों को विरोधी बनाना पड़ता तो हम यहाँ पर घटाते, इस वक्त जोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास पहले से विरोधी चिन्ह उपलब्ध हैं। आई बात समझ में। जब हम जोड़ते हैं तो किसी के भी पद समीकरण के किसी भी पद में चिन्ह में बदलाव नहीं होगा। अब जो कि ये कैंसिल होने के बाद जो ऋण 6x और धन 4x का हल क्या आएगा, ऋण 2x आएगा। और ऋण 54 धन 24 का हल आएगा ऋण 30। ठीक है। इसके बाद x का मान निकालने के लिए हमें ऋण 30 बटे ये जो ऋण 2 है ये पक्षांतरण करके राइट हैंड साइड जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखलाई दे रहा है, जब ऋण 2 से ऋण 30 को आप भाग देते हो तो आपको x का मान मिलता है 15। x आपको ध्यान होगा आपने आयत की लंबाई मानी थी, तो x का मान आ गया है 15 मीटर। अब x का मान हमें किसी भी एक समीकरण में रखना है,
चाहे आप समीकरण 1 में रखो, चाहे आप समीकरण 2 में रखो, आपको x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 2 में रखा गया है। समीकरण 2 हमारा क्या था? ये था 4x ऋण 3y बराबर 24। इसमें हम x का मान 15 जो है ये रख रहे हैं, जिस कारण से देखिए 4 गुणे 15, क्योंकि x के बदले 15 रखा गया है। आगे का समीकरण सेम है। 15 4 का गुणा करने पर 60 आता है। आगे का समीकरण सेम है। इसके बाद 60 का पक्षांतरण किया गया है, जिसकी वजह से ये जो धन 60 है इसका पक्षांतरण होने के बाद क्या बन गया? वो ऋण 60 बन गया। अब आगे देखिए, जो 24 ऋण 60 है उसका हल जब आप निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों? ऋण 36 आएगा। अब y का मान निकालना है, तो y का मान जो निकलेगा वो ऋण 36 बटे ऋण 3 ये निकलेगा। और जब आप इसे हल करोगे ऋण 3 से 36 को जब आप भाग दोगे तो आपको धन 12 यह उत्तर प्राप्त होगा। अब आपने y को क्या माना था बच्चों? y को चौड़ाई माना था, आयत की चौड़ाई। इसका मतलब हमें चौड़ाई भी मिल गई है 12 मीटर। अब प्रश्न में तो हमें केवल लंबाई और चौड़ाई ये 2 ही चीज़ों को हल करने के लिए कहा गया था, यानी कि हमारा सवाल बच्चों अब पूरी तरह से हल हो चुका है। और अंत में आपको स्टेटमेंट लिखना है, आयत की लंबाई बराबर x बराबर 15 मीटर और आयत की चौड़ाई बराबर y बराबर 12 मीटर। ये आंसर हमें प्राप्त हुआ। तो इस तरह से बच्चों ये सवाल करना है। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं।